In the last class, we understood that wave theory of light cannot definitely explain the photoelectric effect. Now there is a question here. When you cannot say that light behaves like a particle, then you cannot say light behaves like a wave. So there is a question, what is light then? What is light? है? डुअल नेचर तो बाद में, भैया आप लोग अभी से साइंटिस्ट बन गए हो. उस समय के साइंटिस्ट लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है ना. बिकॉज यू कंसिडर इट एज अ वेव, यू कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इतने सारी चीज़ें समझा सकते थे. बट क्या नहीं समझा सकते थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन अदर देयर इज ए कॉम्पटन इफेक्ट, है, ये सब चीज़ें नहीं समझा पा रहे थे आप. जबकि न्यूटन ने व्हेन ही थॉट ऑफ लाइट एज अ स्मॉल कार्पस्कल्स, तो उन्हें रिफ्लेक्शन को समझा दिया था, रिफ्रैक्शन को समझा दिया था, तो ये सारी चीज़ें थी. सो देयर वाज अ क्वेश्चन कि अब क्या किया जाए. देन आइंस्टीन केम अप with his own theory and he used Planck's quantum theory to explain what actually the light is, and it is a theory. उस समय वो theory थी, है ना, लेकिन it was much more believable theory, यानी उस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता था. So Einstein's theory can be called as the quantum theory of light. Yeah. What he told was light actually starts as a particle, moves as a wave, and when it strikes a surface, it again behaves like a particle. समझ में आया? जब वो मूव कर रही है तो उसका वेव फॉर्म रहेगा, लेकिन किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो उसके पार्टिकल फिर वो जहाँ से मूव करेगी तो फिर वेव. ड्युअलिटी आपको यही समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज ड्युअल नेचर, है ना. सो व्हाट ही थॉट वाज दैट लाइट रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स. वो वेव्स को भी ना वो क्या बोला कि इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स. क्वांटम थ्योरी क्या है? पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ समथिंग, स्मॉल क्वांटा. नाउ व्हाट ही सेड वाज इट्स लाइट मूव्स इन अ क्वांटा ऑफ लाइट, है ना, क्वांटा, एंड ईच क्वांटा कैरीज एनर्जी. And what is the value of that energy? Each quanta carries energy, each quanta of light carries energy, and that value is h nu. Huh? E is equal to h nu, where h is Planck's constant and nu frequency. So what Einstein did in 1905, so Einstein's theory of photoelectric effect, in 1905 Einstein explained photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory, according to which a light radiation travels in the form of discrete photons. अभी तक photons के बारे में photon नाम नहीं दिए हैं आइंस्टीन ने, लेकिन उन्होंने बोला कि एज अ discrete particle ऐसा मूव होता है, क्वांटा में मूव होता है. बाद में उसका नाम सबका, जैसे पार्टिकल्स का नाम हमने पहले वाला जो मिला उसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, फिर और कुछ मिला तो उसको न्यूट्रॉन बोल दिया, फिर प्रोटॉन बोल दिया. तो व्हाट दे थॉट वाज इट्स पार्टिकल, इट हैज़ पार्टिकल नेचर, इसलिए एंड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइट, फोटो. तो इस पार्टिकल का नाम रख दिया फोटॉन. लाइट मूव्स इन डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड photons. So the energy of each photon is h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of light. क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई? जब हमने उसको फोटोन माना तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पाए. कैसे समझा पाए? द मेन पॉइंट्स ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
R. Photoelectric emission is the result of interaction of the two particles. One is photon and the second is सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है ना, किसी भी कि जिस सरफेस में स्ट्राइक कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज अ इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन. इज दिस क्लियर? अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी चीज शो नहीं करते. अगर मेरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन है और फोटोन इस पे हिट कर रही है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता है? जनरली मेटल्स यूज शो करते हैं. और कैसे मेटल शो करते हैं? जिनका वर्क फंक्शन, उनके इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक जो ये जो कैरी कर रहे हैं उसके बराबर या उससे कम हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे. सो इन्होंने समझाया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द टू पार्टिकल्स, वन अ फोटोन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन and other an electron of the photosensitive metal. This is the first point. Is this clear to you? Yes, sir. Okay. The second point is the free electrons are bound within the metal due to restraining forces on the surfaces. The minimum energy required to liberate an electron from the metal surface is called work function of the metal. ये चीज आपको पहले से क्लियर है ना? कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द कूलम फोर्स विच द एटम इज इम्पार्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. और वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ताकि वो मिल जाए तो ये कूद के बाहर चले जाए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं. तो ये वही है, सेम चीज़ है. देन ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन. ये बहुत खास बात है. एक फोटोन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? एक इलेक्ट्रॉन के साथ. ऐसा नहीं कि 3-4 के साथ में अटकते. सो ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन. द एनर्जी h nu ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप इन 2 पार्ट्स. ये कैरी कर रहे हैं h nu, है ना? सपोज दिस इज द एनर्जी ऑफ okay, how this is being used? Okay, what is the amount of energy given to electron to get it emitted from the surface? But that is work function, है ना? लेकिन अगर ये h nu वर्क फंक्शन के बराबर है तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिले? 0. अरे भैया, तेरे पास 10 रुपए हैं, तू 10 रुपए लेके गए. मार्केट में तुम लोग क्या खाते हो ज़्यादा? 10 रुपए का कुरकुरे खाते हो, है ना? चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो. दुकानदार के पास बोले मुझे एक कुरकुरे और एक चिप्स दे दो, और आपने कितना पैसा दिया उसको? 10 रुपये. दुकानदार आपको क्या देगा? एक कुरकुरे, एक चिप्स. काहे का चिप्स देगा? अरे कुरकुरे 10 रुपये का था, हैं? वो चिप्स बोला जा बेटा घर में जाके खाना तू चिप्स अपने सपने में. वाई? भाई तुम्हारे पास नोट ही उतना था 10 रुपये. भाई इसके पास एनर्जी कितनी है? h nu इट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन. बोला निकाल तो दिया, इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, लेकिन मूव नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? एनर्जी नहीं है. फिर थोड़ी देर बाद बोला चलो वापस घर चलते हैं. फिर वापस. समझ में आया? सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द h nu इज यूज्ड अप इन गिविंग द इलेक्ट्रॉन द एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन. अगर ये h nu ज़्यादा लेके आया, ज़्यादा एनर्जी लेके आया, ज़्यादा एनर्जी लेके आया, तो जो रिमेनिंग एनर्जी है that will be used up in giving that electron kinetic energy, and that will be equal to half mv square v max square. ठीक है?
So a part of energy of the photon is used in liberating the electron from the metal surface, which is equal to the work function phi naught of the metal. The remaining energy of the photon is used to imparting kinetic energy to the ejected electron. Is this clear? Suppose this is a surface and here is this photon coming and striking here, and यहाँ पे महाशय बैठे हैं इलेक्ट्रॉन, and it is carrying energy h nu. So h nu का एक पार्ट इसके वर्क फंक्शन के बराबर रहेगा. तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो अब मूव करेंगे ना. तो ये कितना होगा? हाँ, के इज इक्वल टू हाफ एम ई वी मी एक्स स्क्वायर. इज दिस क्लियर? यानी ये फोटोन जो एनर्जी लेके आया उसमें से कुछ खर्चा किया इस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में, और जो बाकी बचा उससे उसे काइनेटिक एनर्जी दिया. ठीक. तो वेरी फ्यू फोटॉन्स whose energies are greater than work function are capable of ejecting photoelectrons. बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं. ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है ना. लेकिन इसमें से बहुत कम फोटोन ही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी h न्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है. जिसकी h न्यू वर्क फंक्शन से कम रहेगी वो कुछ नहीं कर पाएगा. सो ऑलमोस्ट इसमें लिखा है कि ओनली 1% ऑफ द टोटल फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस विल बी केपेबल ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब थोड़ा सा गणित कर लेते हैं. Total energy of the incident photon, I can write ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट विल बी मैक्सिमम. मैं जब के ई बोल रहा हूं तो दिस विल बी मैक्सिमम, के ई मैक्स. ठीक है. ये कितना है? और ये हो गया फाइ नॉट प्लस हाफ एम ई लिख रहा हूं मैं, है ना. क्यों एम ई? इजेक्ट क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन. एंड वी मैक्स स्क्वायर. इज दिस क्लियर? है ना. अच्छा, अब मैं इसको सिर्फ के ई लिखता हूं, मैक्सिमम के एनर्जी के ई लिखता हूं. तो h न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस के ई चाहिए, h न्यू माइनस फाइ नॉट, है ना. मैं फाइ नॉट को h न्यू नॉट भी लिख सकता हूं. वेयर न्यू नॉट? यस, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मैं लिख देता हूं h इज द Planck's constant, nu is the frequency of incident light, and nu naught is the threshold frequency. तो मुझे एक के ई का एक फॉर्मूला मिल गया, के ई इज इक्वल टू h न्यू माइनस
h nu naught, or I can write ke is equal to h common nu minus nu naught. तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? आइंस्टीन्स इक्वेशन. क्या बोलते हैं इनको? आइंस्टीन्स इक्वेशन. अब हम लोग ने जो अभी तक जो प्रैक्टिकल्स किए थे उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थे, है ना. पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेस. थोड़ा सा इस फोटोन थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं, है ना. तो व्हेन आई से कि व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं यानी हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं. और अभी अभी थोड़ा देर पहले बोला कि ईच इलेक्ट्रॉन ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विथ. अब नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने इंक्रीज कर दिया तो वो इंटरेक्शन बढ़ गया, और जितने जितने फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे. सो दिस इज हाउ व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीजेस. ये पहला थ्योरी सॉल्व कर दिया उन्होंने, ठीक है. दूसरा बोलता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अभी इससे हमने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. भाई इसको इक्वेशन को देख के हमको ये समझ में आता है कि अगर ये न्यू यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी तो के कितना हो जाएगा? अरे भाई दिस इज लेस देन न्यू नॉट, तो जीरो या नेगेटिव. और व्हाट इज नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी? कुछ है ही नहीं हुआ. इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल. So that means unless and until the frequency of the incident photon is more than threshold frequency, कोई इजेक्शन नहीं होगा. ये भी एक्सप्लेन कर दिया. इस इक्वेशन से आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसको न्यू नॉट से ज़्यादा होना ही चाहिए तब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी. इज दिस क्लियर? ठीक. अब एक चीज रह गई भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट होता है, यही है ना. ऐसा कि एनर्जी गेन कर रहा है फिर वैसा कर रहे हैं. तो अब ये देखिए ये स्मॉल पार्टिकल्स है, फोटॉन्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे आर कैरिंग एनर्जी. और किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? दे आर ऑल्सो वेरी स्मॉल पार्टिकल. तो ये जो स्मॉल पार्टिकल हैं तो इनका एनर्जी ट्रांसफर इंस्टेंटेनियस होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही वो इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ तुरंत अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और फिर वो तुरंत उस पर जो इजेक्शन होना होगा तो होगा तुरंत, कोई टाइम लैग नहीं होगा. तो इसके कारण अब सारे जितने भी डाउट्स थे वेव थ्योरी के जो डाउट्स थे ये फोटोन थ्योरी ने क्लियर कर दिया. तो explanation of time lag, photoelectric emission is the result of an elastic collision between a photon and an electron. Thus the absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal is a single event which involves transfer of energy in one lump instead of continuous absorption of the energy as in the wave theory of light. Hence there is no time lag between the incidence of photon and the emission of the photoelectron. ठीक. तो हमने ये समझ लिया कि भाई लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटम्स ऑफ very small particles called photons. Whenever the light rays are incident on any surface, a number of photons strike the surface, and photoelectric effect is the result of interaction of two particles. First particle is photon and second particle is electron. But these are fairly independent events. एक साथ नहीं माना जा सकता उसको, यानी एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा?
एक के साथ। अब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंसिडेंट कर रहा है, तो जितनी अपनी एनर्जी कैरी कर रहा था बल्क में उसको दे देगा। अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी, फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुई तो एक तो पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और उसमें जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये इंसिडेंट होने में नैनो सेकंड लगेंगे, ये तुरंत होगा। ऐसा नहीं कि पहले वेव थ्योरी में जैसे पहले एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल है तो इंस्टेंटेनियसली एब्जॉर्ब करेगा और इंस्टेंटेनियसली एमिट करेगा। तो आइंस्टीन थ्योरी इतनी है जिससे हमारे सारे दिमाग के जाले साफ हो गए। इज दिस क्लियर? तो अब नया पार्टिकल आया जिसको बोलते हैं फोटॉन। तो ये जरूरी है, इस फोटॉन की हमको कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जब हमने एक पार्टिकल ही ले आया नया, जैसे अब इलेक्ट्रॉन लाया तो बोले भैया इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, हाउ मच? 1.6 into 10 power minus. It has very small, very tiny mass, है ना? तो 9.1 into 10 power minus 34 kg इतना मास होता है, मोमेंटम भी होता है, इट्स अ पार्टिकल, है ना? तो हमको फोटॉन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देने पड़ेंगे ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि फोटॉन डिफाइन तो कर दिया लेकिन उसका इंटरेक्शन हो रहा है या हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम फोटॉन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। पहली प्रॉपर्टी फोटॉन की, अच्छा, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी टू बिहेव एज अ पार्टिकल इट रिक्वायर्स टू थिंग्स, एनर्जी एंड मोमेंटम। सो द बेसिक फीचर ऑफ अ फोटॉन एज अ पार्टिकल इज द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर. Radiation behaves as if it is made up of particles called photons. जब भी ये इंटरेक्शन होगा रेडिएशन का, मैं लाइट नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ? रेडिएशन। क्यों नहीं बोल रहा हूँ लाइट? बिकॉज लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंफ्रारेड होगा रेडिएशन, तब भी ऐसे ही बिहेवियर होगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा, तब भी ऐसी बिहेवियर होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो वेन एवर देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर, so the radiation will behave just like particles, and this name of the particle is photon, and each photon has energy of h nu and momentum p is equal to h nu upon c or h upon lambda. P is equal to h nu upon c or h upon lambda. Okay, where c is in vacuum, where c is the speed of light in vacuums. All photons of light of a particular frequency nu or wavelength lambda have the same energy. E is equal to h nu or hc by h lambda, and momentum, they have same momentum. P is equal to h nu upon c or h upon lambda, and they are independent of the intensity of the radiation. If I increase the intensity, what I am trying to do? I am increasing the number of photons. अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहा हूं, लेकिन फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ा रहा हूं। यही वेव थ्योरी से अलग हो रहा है, क्योंकि वेव उसमें एनर्जी कितनी है? इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी। अरे माता, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन हम यहां क्या बोल रहे हैं? ईच फोटॉन कैरीज सेम एनर्जी।
अगर फ्रीक्वेंसी किसी एक लाइट की न्यू है तो सारे फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी, है ना, और उसका मोमेंटम भी सेम रहेगा। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि लाइट रेज, हमने देखा है कि इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लगाएं तो डिफ्लेक्शन होता है। लाइट रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन नहीं होगा। फोटोन को ऐसा माना गया है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैग्नेटिकली न्यूट्रल। सो फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इन अ फोटोन एंड पार्टिकल और फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। जैसे कि फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या कंजर्व नहीं होगा? हम मैटर को बोलते हैं ना, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे ये चीज़ को ये फॉलो नहीं करेगा। फोटॉन्स कैन बी क्रिएटेड एंड फोटॉन्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मैंने फोटोन क्रिएट किया, जैसे एक लाइट सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई तो आई हैव क्रिएटेड मैनी नंबर ऑफ फोटॉन्स, और जैसे ही किसी पे टकराए आपने एनर्जी दिया और डिस्ट्रॉय हो गया। सो दैट फोटॉन्स कैन बी क्रिएटेड एंड फोटॉन्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड। कैसे? फोटॉन से एक एनर्जी कैरी करके जा रही है, इलेक्ट्रॉन से टकराई, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, खुद खत्म हो गई। इज दिस क्लियर? इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। क्या कंजर्व होता है? एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन वो पार्टिकल खुद कंजर्व फोटॉन नहीं होता है। सो इन अ फोटोन पार्टिकल और फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। However, the number of photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created. And the last point is, if the intensity of the light of a given wavelength is increased, there is an increase in the number of photons incident on a given area in a given time. ये तो मैं बता चुका हूँ. But the energy of each photon remains the same. ठीक है? तो अब एक चीज़ बच गया है, हाँ, डी ब्रॉगली। आप लिखोगे डी ब्रॉगली लेकिन बोलोगे डी ब्रॉय। क्या बोलोगे उसको? डी ब्रॉय। हाँ, उनका जो है ना, मैं एक थोड़ा सा आपको वो देता हूँ, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। उन्होंने बोला कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव एंड पार्टिकल, रेडिएशन बिहेव्स एज अ वेव एंड पार्टिकल। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर की तो बात ही नहीं की है अभी तक। डी ब्रॉय बोलता है भाई नेचर लव्स सिमिट्री। भाई अगर रेडिएशन इट समटाइम्स बिहेव एज अ वेव एंड समटाइम बिहेव्स एज अ पार्टिकल, तो मैटर, हम पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए? हमको वेव की तरह भी बिहेव करना चाहिए। डी ब्रॉय ने अपनी ये थ्योरी दी, हाइपोथेसिस दिया। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? नहीं हो सकता ऐसा? हो ही नहीं सकता। चलो अगले क्लास में देखेंगे, है ना। इसको एक सस्पेंस बना के रखिए। क्या राघवेंद्र को मैं एस वेव की तरह कहीं से इस जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ? हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आप सोचिए, कल मिलेंगे।